हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 27। ये चैप्टर बायोलॉजी का है, प्रदूषण। देखिए, प्रदूषण जो है कई मानने में कई क्लासों के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो 11वीं क्लास हो, 12वीं क्लास हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो, जो मर्जी हो। सभी बच्चों के लिए अगर सिलेबस उनमें प्रदूषण है तो ये चैप्टर जो है उनके लिए अमृत तुल्य है, क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर जो है आपको हिंदी के साथ साथ जो है इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन किया जाता है, और साथ में जो आपके मोबाइल पर डिस्प्ले भी होती है तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होती है। तो कहते हैं यहाँ पर जो है डबल डोज के रूप में त्रिपाण सेंटर जो है आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। दोस्तों, आज जो हम करेंगे प्रदूषण में बहुत कुछ जानेंगे, जिसमें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण जो होगा इसमें मेन हम उठाएंगे, और इसके मुद्दा, इसके प्रिवेंशन और इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is water pollution. The water pollution is a major problem for our country. Addition of the undesirable of substance of water is called water pollution. There is an addition of undesirable substance called to the water pollution. The water pollution could be due to the natural and human activity. The first of all here, a natural source of water pollution are soil erosions, leaking of the mineral from rocks, and decline of the organic matter. And the human-made source will include domestic agriculture, industrial activity, and many water sources have become a dumping ground for the waste. The water pollution is one of the main cause of human disease in India. And there is one fact here: any physical, biological, and chemical change of water quantity that absorb their effect living organism and make a water unstable for desired use are called to the water pollution. There is a generally is what here a physically, biologically, and chemical change. There is a water quantity that is called to the water pollution. There is a water pollution source of there. There are two sources of water pollution on the base of origin of the pollutant. There is first is a point source and second is a non-point source. Here is the first of all is a point source. Those source which is a discharge water pollutant directly into the water known as the point source of water pollutions. Oil well as situated near water bodies, factories, power plant and underground coal mine etc. are pointed source of water pollution. There is a called point source. And the next is a non-point source. Those sources which do not have any specific location for discharging pollutants and in the water body are known as a non-pointed source of water pollutions. Runoff from agriculture field, swale and garden, construction of the site, road and the streets as some non-pointed source of water pollution. There is a non-point water pollution. There is a next is a water pollutants here. The river, lake and sea water may be polluted in many ways. The first is a domestic sewage. They are discharged into river from the area located on the bank. And the second is a industrial waste. The flows from to the urban area containing high concentration of oily, heavy metal and detergent. That is the industrial waste. And the next is a mineral organic waste or crop dusting from agriculture filled with the phosphate and nitrogen fertilizer that the rich lake of rivers and the sea water become deoxygenated and poison. Thus, I cannot be support aquatic life.
there is a very danger for the aquatic life. And the next is the chemical fertilizer, pesticide, insecticide, and the herbicide and the plant remain. There is a most water pollution here. And the next is the industrial based water containing several chemical pollutants such as calcium, magnesium, chloride, sulfide, carbonate and nitrates, and there's a heavy metal and there are radioactive waste from the nuclear reactor. The scattering of waste of human and the animal in the water bodies here and disposal of the urban industrials and the waste material into the water bodies, and they're showing this diagram that acidic water from mines, sedimentation, crop dustings, industrial waste, and there more on. And there is a once the yards of waste, fertilizer runoff, nuclear reactor, sewage treatment plant, oil pollutions, and their water pollution due to the human activity here shown in this diagram. The effect of the water pollution here. The water pollution advises to the effect of the fish or the aquatic life. The presence of the acid, alkalines, and water destroy microorganisms, thereby they are distributing on their self purification process of river. That is the most important here. The toxic materials is the water causing serious health harms and the human beings to other animals. There is a very dangerous situations here, and is a polluted water causing a spread of the epidemic. The epidemic disease is mainly a source and there are water, such as a cholera, tuberculosis, jaundice, dysentery, typhoid, and diarrhea is a human beings. There is a common disease is a daily life. There is a cholera, tuberculosis, jaundice, a dysentery, and typhoid, and diarrhea is a human beings. There is a causing. The next is the use of the polluted water from a lake, pond, river, aeration of the agriculture field, damage, crop, survival, and decreasing the agriculture production. And the use of water contaminated with their salt, increasing the salinity of the soil. The heavily polluted water affect the soil and decrease its fertility and the kill soil microorganism and even contain a useful bacteria. And contamination of the seawater due to the oil sick causing by the leakage of the crowd and the oil from oil tanker causing is a ecological disaster and which result in the death of the sea organism include the fishes. So here the major distribution of their ecosystem due to the water pollution here, the major source and the pollutant source causing effect. The nitrates is agriculture, plant nutrient and eutrophications. And the phosphate, there is ammonia salt. There is a fertilizer, sewage and a manure. And cause of there is a plant nutrition also. And the animal manure and plant residues is the sewage, paper, mills and the food processing wastage. He has oxygen deficiency and death of aquatic animal. And the next is a pollutant is the heat. The power plant and the industry is cooling. There is a thermal discharge. There is death of fish. There is a very dangerous. And next is the oil sick, the leakage from oil seep and the petroleum and death of a marine life due to non-ability of oxygen dissolved in the water. The air fertilizer and pesticide are widely used of agriculture. Other exclusive use for their increasing of agriculture yard has led to be phenomenon the eutrophications and biomagnification. That is the most important here topic is biomagnification. There is eutrophication here with the use of the high yielding variety of crop. The use of fertilizer and the pesticides has increasing a lot of excuse of fertilizer may be mixed with the surface water and may be get drained into the water bodies. Their surface is a runoff. The requirement of the water with the nutrients such as a nitrate, phosphate that are triggers to growth of green algae is called to eutrophications. Showing this figure and their fast growth of algae flow by the decomposition of depth their water bodies of dissolving or dissolve oxygen. As a result, aquatic animal die oxygen of shortage. And there is a flow here, sewage and the fertilizer run off their field. The requirement in nutrient contain a lake and eutrophications. And also coal-based algae multiplied, reduce on the algae blooms. Algae use of oxygen and began to die, decompose or bacteria multiply and thus more oxygen. Organisms such as fish die due to lack of oxygen.
So here show this diagram. There is sequence of event that maybe occur result of eutrophication here. There is a many types of organism here present. There is a need for the oxygen and grow that. So here is a biomagnification here. The non-bio is degradable pesticides such as a DDT are widely used of the crop protections, and the ones they are entered to the food chain and their concentration keep increasing with the its tropical level. A step of food chains as a result, accumulation of this is a compound take place in the body of top consumer and the over a period of time. The entry of harmfully non-biodegradable chemical in the small concentration and their accumulations is a great concentration in the various level of food chain is called to the biomagnification. The biomagnification considered of flowing food chain. It is there any different is the concentration of DT in the water, and that is the body of the pelican's board. There are water, algae, fish, and the pelican's board. There is a water is a 0.2 pm and the algae is a 77 ppm and the fish is a 500 to 600 ppm and the pelican boards is a 1700 ppm. The DDT use a small quantities of kill the mosquito can be entered to food chain and maybe get a concentration of large concentration due to be non-biodegradable of nature in the body a body of birds top or consumer. This causing absorptive effects such as a beak, egg swell and resulting in decreasing of pollution. So here showing this diagram the how the pesticides affect the food chain. There is show there are two birds eat several large fishes. Each large fish eat the several small fishes. There is the link by 1 to 1. There is the most important to the food chain. One eats the other. There is a DDT is a mix for the last as a consumer. So here the list of source of industrial pollution here. The mining is the chlorides, various metal, ferric sulfate, sulfuric acid, hydrogen sulfide, ferric hydrocarbon, sulfur dust, unsuspended soil, and chloride heavy metal. And the iron is still here. The suspended soil, iron, chlorides, and thermocoordinate, sulfides, oxide, and copper, chromium, cadmiums, and on more on. The oil and phenols and the naphthalene. And chemical plant here. The various acid and alkaline is chloride is a sulfate, nitrate, and metal, phosphorus, fluorines, silica, and the suspended particles. The aromatic compound here and the parasymmetrically, yani parasutically here the protein, carbohydrate, organic solvent, intermediate product, drugs, and antibiotic. There are parasuticals here. And soap and detergent carries ammonia compound, alkaline, the fat and the fatty acid glycerol phosphate, and there's an on there. And food processing is a highly persuaded. And paper and pulps is a sulfide bleaching liquid and the cellulose fiber, bar protein and sugar, organic acid, and etc. Here next is the some water pollutant. There is source and effect on the human health. There is a lead source industry waste, disease in human nervous disorder, kidney failure, blood poison, and tin is an industrial dust effect to central nervous system and effect to the vision. And the mercury is an industrial discharge, the effect of central nervous system and peripheral nervous system, kidney failure, numbness of the lips, muscles, and the limbs of the vision. The next, the RS6 is the industrial discharge, respiratory, skin cancer, nervous disorder. And nickels, cadmium here is the herbals, industrial dust, and there is a pulmonary disorder and diabetes. And the cadmium, industrial discharge, a kidney disorder. Urban Torres is a radioactive waste. There is a leukemia, skin cancer, and non there. Then here is the prevention and control of the water pollution here. The water pollution control is treatment of industry effluents before discharging into river, separate is the channels to river and sewage water. And the next step avoid the contamination of river, lake and pond and washing the cloth and bathing etc. Non-throwing waste is a food materials, paper, biodegradable vegetable and the plastic into the open drains. And setting up the sewage water treatment is a plant and the use of septic tank is a house is to the avoid direct outlet of the faces metal and other waste. And the next here there is a flames of from road desolators and the solid waste is a containing organic matter is devoted to be a biogas plant to be generator of energy. And at least is a maintain and a safety standard for the efficient discharge into the water system. There the next topic is the treatment of sewage.
The sewage can be treated by the moderate techniques involving three steps: primary treatment, secondary treatment, and tertiary treatment. The first is the primary treatment. Sewage is passed through the grading mechanisms, and this is then to pass through the several settling of chamber and lime to the added to the neutralize it. The neutralizing of sewage still containing a large number of pathogenic and non-pathogenic organic and sufficient amount of organic matter. The next is there a secondary treatment. This neutralize of the influence of pass through the reactor is called UASB. Is a upflow aerobics style blanket. In this reactor is anaerobics bacteria degrade to the biodegradable material into the neutralized influence, and this process is a fall order is a methane and release and the sewage converted into the clean water. This water sent to the aerations of tank. The air is a bacteria added to it, and this process is called to the biological secondary treatment. Here show the biological treatment. Here is a very easy processing. There is a treatment of here. The primary is a sedimentation tank, evaporation tank, and the more on. Then it goes waste to next step. There is a totally processing of treatment of sewage. The territory longer wards, and there is a chlorination tank, and the so on. There then water is obtained to the result of secondary treatment is still unfit of drinking, and there are need for further purification. This is done by tertiary treatment. In the treatment which is the defective process finally trace of the disinfected to bacteria and any dissolved. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है वाटर पोल्यूशन। देखिए जल ही जीवन है, तो जल को कैसे बचाएं, जल के लिए कौन कौन से प्रोसीजर बचाने का है, जल कितना इम्पोर्टेंट है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। कहते जल प्रदूषण के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको जो है हम दिन पर दिन यूज़ भी कर रहे हैं। कहते वाणिज्य पदार्थों के जल में मिलना जल प्रदूषण कहलाता है, यानी अनवांटेड मटेरियल मिलना ही वायु प्रदूषण होता है, अनवांटेड चीज़ें मिलना ही जल प्रदूषण भी होगा। कहते जल प्रदूषण प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से ही हो सकती है। देखिए दोस्तों, कभी भी कोई चीज़ प्रदूषित होती है उसका दो ही कारण होता है, या तो मानव होते हैं या प्राकृतिक स्वयं होती है। कहते हैं जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण जैव मृदा अपरदन, चट्टानों में खनिज का रिसाव तथा कार्बनिक पदार्थ का क्षय आदि कारणों से हो सकता है। लेकिन मानव जनित कारण जो होते हैं घरेलू, कृषि और औद्योगिक गतिविधियाँ, बहुत से पानी के स्रोत के अवशिष्ट पदार्थों यानी कूड़ा करकट डालने की भूमि डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। यह प्रदूषण भारतवर्ष में मानव में होने वाले रोगों का एक प्रमुख कारण भी है। आपको पता ही होगा कि लोग तो कहते हैं घर के बाहर ही अपना डंपिंग ग्राउंड बना दिया है, कहीं भी कूड़ा होता है कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी जल में, समुद्रों में, नदियों में, जहाँ भी देखो कूड़ा करकट ही आपको नजर आएंगे। कहते हैं एक फैक्ट की बात ये भी रहता है कि जल की गुणवत्ता में किसी प्रकार के भौतिक, जैविक और रासायनिक परिवर्तन जैसे जीवित प्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वंश प्रयोग के लिए जल उपयुक्त हो जाते हैं, इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। दोस्तों आप याद रख सकते हो कि भौतिक, जैविक और रासायनिक परिवर्तन में जो कोई भी प्राणी को जो प्रभावित करता है, यानी जीवित प्राणी को प्रभावित करता है, इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। अब देखा जाए तो जल प्रदूषण के कौन कौन स्रोत होते हैं। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट लिया गया है, एक पॉइंट सोर्स लिया गया है, एक नॉन पॉइंट सोर्स, यानी एक बिंदु स्रोत, एक है गैर बिंदु स्रोत। तो दो तरीका से जो है जल प्रदूषण के स्रोत बनते हैं। सबसे पहला तो हमारा आता है बिंदु स्रोत। देखिए इसमें क्या है, वे सत्व जो वायु प्रदूषकों का निष्कासन सीधे पानी में करते हैं या जल प्रदूषण के बिंदु स्रोत कहलाते हैं। जल निकायों में जो इसमें आवर्तीय तेल के कुएँ, फैक्ट्रियाँ, शक्ति संयंत्र जो है, पावर प्लांट, भूमिगत कोयला आदि खान आदि से जो है जल प्रदूषण के बिंदु स्रोत कहलाते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए गैर बिंदु स्रोत, तो कहते हैं वो स्रोत जो जल में प्रदूषक निष्कासन की एक निश्चित स्थिति नहीं है, वो जल प्रदूषक के गैर बिंदु स्रोत कहलाते हैं। कृषि भूमि, लॉन, बगीचा, निर्माण स्थल, सड़कें व गलियों से निकलता हुआ बहता पानी इस श्रेणी में आते हैं। ये सारे के सारे जो है गैर बिंदु स्रोत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है जल प्रदूषक, यानी जो जल प्रदूषक क्या है, नदी, झील और समुद्र की पानी कई तरीके से प्रदूषित होती है। कहते हैं नदियों के तटों के समीप स्थित आवासीय क्षेत्र में वही जल मल का जो है नदियों में निष्कासित कर दिया जाता है। ये तो जनरल सी बात है, हर जो है जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं सब नदियों सागरों में ही बहाया जाता है। तो हमारा जो है जल प्रदूषित क्यों न हो। कहते हैं औद्योगिक अवशिष्ट वही में जो कि शहरी क्षेत्र में निकलते हैं, तेल, भारी धातु व डिटर्जेंट की जो है उच्च सांद्रता पाए जाते हैं, तो उसको भी जो है जल में ही विसर्जित किया जाता है। खनिज, जल अवशिष्ट एवं जो है फसल
धूल जो कृषि क्षेत्रों में आते हैं, ये सल्फर व नाइट्रोजन उर्वरक बहकर नदी, झीलों और समुद्र में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण उनका जो है ऑक्सीजन नष्ट हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इस प्रकार जो जलीय जीवन पनप रहे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो होते हैं किसी न किसी रूप से जल में ही चले जाते हैं। चाहे आप कहीं भी रखो, कहीं न कहीं रूप में वो जल में ही विसर्जित हो जाएंगे, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो, चाहे समुद्री वाटर हो। अगर देखा जाए तो रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, कीटनाशी, शकरनाशियों का पादपों से अपशिष्ट द्वारा भी ये ऐसा होता है। कहते हैं उद्योग गंदे पानी में अनेकों रासायनिक प्रदूषक जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फर, कार्बोनेट, नाइट्रेट, भारी धातु व नाभिकीय रिएक्टर से निकलने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट, ये सारे के सारे जो होते हैं जल के प्रदूषण करने के लिए बहुत पर्याप्त है। क्योंकि जल प्रदूषण होने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है, क्योंकि ये सारे चीज़ें जो होती है जल को प्रदूषण करना इनका स्वाभाविक होता है। कहते हैं औद्योगिक गंदे पानी में अनेकों रासायनिक प्रदूषक जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फर, कार्बोनेट, नाइट्रेट, भारी धातु और नाभिकीय रिएक्टर से निकलने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट पाए जाते हैं। कहते हैं जलाशय में मानव व जानवरों से मल मूत्रों को जाने से भी जो है जलाशय प्रदूषित होती है। जो जनरल सी बात है, कहते हैं गाय भैंस सबको अगर जलों में धोओगे और उसी के पानी को पियोगे तो कैसे जल जो है शुद्ध हो सकती है। कहते हैं सारी औद्योगिक अपशिष्ट को जलाशय में निपटाने के कारण भी होती है। हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, फैक्ट्री के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होता है सब नदियों और जो नालों में बहा देते हैं, और ये नदी नाले जो होते हैं आके सागर या बड़े बड़े समुद्र में मिलते हैं या बड़े बड़े नदियों में मिलते हैं, तो वो सारे के सारे करते हैं उनको भी दूषित कर देता है। यहाँ पर आपके समक्ष डायग्राम दिखाया गया है जो प्रदूषण का स्रोत है। देखिए अवसाद है, खानों से निकलने वाला अम्लीय जल है, फसलों का भूसा है, धूल है, ठीक है, पशु अपशिष्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट है, और देखिएगा तो नाभिकीय रिएक्टर भी है, उर्वरक का बहाना, तेल प्रदूषण, वायुमल शोधक संयंत्र, और यानी मानव गतिविधियों के कारण जल प्रदूषण होने का ये सारे के सारे जो है एक स्रोत है। अब देखिए क्या है जल प्रदूषण के प्रभाव। देखिए जल प्रदूषण से मछलियाँ एक अन्य जो है जलीय जीवन के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल में उपस्थित जो है अम्ल क्षार के कण सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण नदियों में जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया भंग हो जाती है। जल में भी जो है विषयुक्त पदार्थों की उपस्थिति में मानव व दूसरे जानवरों को जो है स्वास्थ्य पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से कई जो है मछलियों की प्रजाति भी खत्म हो चुकी है। प्रदूषित जल से जो है मनुष्यों में महामारियां जैसे हैजा, ट्यूबरकुलोसिस, पीलिया, दस्त, टाइफाइड और डायरिया आदि फैलती है। दोस्तों आप कहीं भी देख लो ना, अभी के समय में ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है और कोई रोकथाम नहीं है। आप अच्छा खासा जाते हो, डॉक्टर के दवाई के पैसे दे के आ जाते हो, लेकिन कारण क्या है, जल है। कहते हैं हर लोग इस पर बात करते हैं, हर लोग अपना मंशा देते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हम पानी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन पानी की व्यवस्था अच्छा हुआ ही नहीं। और होगा कहाँ से? क्या वो खुद स्वयं बरसात करेंगे या पानी को बनाएंगे? नहीं हो सकता ऐसा संभव, क्योंकि हमने नदियों को दूषित कर दिया है, समुद्रों को दूषित कर दिया है, यहाँ तक कि हम रेन वर्षा जो होती है, पानी की वर्षा होती है, उसको भी हमने दूषित कर दिया है। तो ये मंत्री लोग जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, वो शुद्ध जल कहाँ से लाएंगे? सोचिए, विचार कीजिए इस बात पे। ऐसा संभव नहीं हो सकता है। कहते हैं संभव तभी होगा जब आपकी आदत बदलेगी, जब आप बदलोगे। और ये कैसे होगा? जब आप प्राकृतिक से प्यार करोगे, प्राकृतिक के लिए अपना जो है अच्छा योगदान दोगे और प्राकृतिक में जो है पोल्यूशन नहीं फैलाओगे, तब जाके हमें स्वच्छ जल मिलने की चांसेस बनेगा, संभावना आएगी। कोई मंत्री आपके लिए स्वच्छ जल नहीं ला सकते, आपको स्वयं ये कार्य करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपको हर साल, हर दिन, आए दिन आपको हैजा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, पीलिया, दस्त, टाइफाइड, डायरिया आदि के बीमारियों से आप अपने घर के परिवारों को जो है सदैव पाओगे। अगर इसको बचाना है तो अभी जो है समझदारी दिखाना है। कहता है कृषि भूमि की सिंचाई के लिए तालाब, नदियां, झीलें से प्राप्त जल प्रदूषण होने पर फसलों की जो है गंभीर क्षति होती है और कृषि उत्पादन घट भी जा रही है। कहते हैं हम नए टेक्नोलॉजी लेके जो है कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी की है, लेकिन जल की अगर गुणवत्ता नहीं रहेगी तो हमारा जो है जितना भी हम टेक्नोलॉजी बनाए हैं सब धरा का धरा रह जाएगा। कहते हैं फसल उत्पादन के जगह पर फसल उत्पादन ही नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं कि हम जिस चीज़ को लिए तलाश रहे हैं वो चीज़ हमारे पास है, फिर भी हम क्या है, अंधों की तरह इधर घूम रहे हैं। कहते हैं लवण द्वारा जो है दूषित जल को प्रयोग में मृदा की क्षारीयता में वृद्धि होती चली जा रही है, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है। देखिए लवणों में अगर दूषित जल के जो है क्षारीयता की वृद्धि होगी तो आने वाला समय में जो है फसल होना संभव ही नहीं है। औद्योगिक प्रदूषित जल का प्रयोग मृदा को प्रतिकूल
से प्रभावित करती है। अगर मृदा की जो उर्वरकता कम हो जाती है, वह मृदा में विद्यमान सूक्ष्म जीवाणु और लाभदायक जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम आए दिन जो है जीवाणुनाशक का प्रयोग करते हैं, खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या लगता है इससे आपका फसल अधिक हो रहा है, लेकिन आपको ये बात का समझ नहीं है कि उसमें बहुत से जो इंपॉर्टेंट तत्व हैं वो भी इसकी वजह से नष्ट हो रहे हैं। कहते हैं तेल टंकों से कच्चे तेल के रिसाव के कारण समुद्री जल दूषित हो जाती है और पानी तंत्र की आपदा आ जाती है, जिसके फलस्वरूप मछलियाँ सहित समुद्र के जीव कई मर जाते हैं। क्योंकि आज दिन जो है ट्रैवल करके यहाँ से वहाँ जो है पेट्रोल डीजल पहुँचाई जा रही है और कई बार तो रिसाव भी हो जाती है, जिसकी वजह से कहते हैं समुद्र का जीव जो होता है, कई जीव जो है अपना प्राण त्याग चुके हैं। तो यहाँ पर जो जल प्रदूषण के कारण और पानी तंत्र में होने वाले कई जो है बड़ी कठिनाइयों का जो है यहाँ वर्णन किया गया है। अगर देखा जाए तो नाइट्रेट, फास्फोरस, अमोनिया, लवण जो कृषि उर्वरक और वहित मल द्वारा होती है, और कारण क्या होता है, पादप पोषण, और ये प्रभाव क्या पड़ता है, सुपोषण के ऊपर, यूट्रोफिकेशन के ऊपर पड़ता है। अगर देखा जाए अमोनिया लवण तो ये खाद होता है, ठीक है। अगर जल खाद और पादप अवयव को देखें तो वही मल और कागज से मिले खाद्य प्रयोजन पदार्थ है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है और जलीय जीवन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उष्मा है, शक्ति संयंत्र, औद्योगिक शीतलन है, ये तापीय निस्तारण है, यानी मछली की मृत्यु इसके कारण ये होती है। उसके बाद तेलीय परत है, जो तेलीवाही समुद्री जहाज़ों में रिसाव के कारण होता है। इसमें पेट्रोलियम भी आती है, कारण पेट्रोलियम बनता है और ये पानी में घुल जाती है और ऑक्सीजन को जो है नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से समुद्र में रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं। उसके पश्चात देखा जाए तो उर्वरक और कीटनाशक की कृषि में व्यापक पैमानों पर उपयोग किया जाता है। कहते हैं कृषि उत्पादनों का जो बढ़ने के लिए उनके अत्यधिक प्रयोग से सुपोषण यानी एंट्रोफिकेशंस और जैव अवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन जैसे घटनाएं घटित होती चली जा रही है। यहाँ पर आता है दोस्तों हमारा यूट्रोफिकेशन। देखिए यूट्रोफिकेशन होती क्या है, कहते हैं अधिक उत्पादन देने वाले किस्मों के प्रयोग के साथ उर्वरक व कीटनाशक प्रयोग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आवश्यकता से अधिक उर्वरक जो है सतत जल के साथ बहकर जलाशय तक पहुंच जाते हैं। अगर मान लीजिए अधिक से अधिक आप खादों का उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, वो जलों में पहुंच जाएगा और जल के नाइट्रेट और फास्फोरस आदि पोषक तत्वों द्वारा समृद्ध हो जाने से जो है हरित शैवाल यानी ग्रीन एल्गे की वृद्धि त्वरित गति से होने लगेगी। ऐसे सुपोषण और जो यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यानी यही जो है ग्रीन एल्गे की बढ़ोतरी ही यूट्रोफिकेशन कहलाता है। और इस शैवाल की तेज गति से वृद्धि के पश्चात अपघटन की प्रक्रिया में जलाशय में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी इसकी वृद्धि होगी उतना ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवन की ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हो जाएंगे। तो कहते हैं सुपोषण जो है बहुत ही खतरनाक माना जा सकता है। अगर इसी बात को अगर हम फ्लो चार्ट में देखें तो वही मल और खेतों में उर्वरक के बहाव, उसके बाद ये चला जाता है झील में पोषक तत्वों की समृद्धि यानी यूट्रोफिकेशंस, और इसमें शैवाल बहुगुणित वृद्धि, शैवाल फ्यूटेनग्लेगोज ब्लूम्स, उसके बाद शैवाल द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग व उनके बाद क्षय मृत्यु होना, उसके बाद अपघटकों की वृद्धि और ऑक्सीजन की उपयोग, उसके पश्चात जीव जैसे मछलियाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने लग जाते हैं। तो ये फ्लो चार्ट बहुत कुछ बता रहा है, जिसको आपको समझाने की अधिक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी रिजल्ट होगा उसमें जो है जलीय जीवन को सदैव हानि ही होगी। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम भी दिखाया गया है जिसमें नाइट्रेट और फास्फोरस की अधिक मात्रा यहाँ पर दिखाया गया है और अधिक मात्रा मौजूद पदार्थों को खाने के लिए सूक्ष्म जीवों की नहीं है, और यहाँ ऑक्सीजन है, इसी कारण सूक्ष्म जो है पौधे मर जाते हैं। तो देखिए कई कारण जो है कहते हैं ना, जो भी हम गलतियाँ करेंगे इसका जो है हर क्षेत्र में हर जगह प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें हर चीज़ जो है सोच समझ के करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम मनुष्य जो है आज हर चीज़ में आगे हैं। कहते हैं जीव जंतु तो जो है बहुत ही मासूम होते हैं, उनका क्या कसूर होता है, फिर भी हम इंसान जो है जिसके पास बुद्धि ज्ञान सब कुछ भरा पड़ा है, हम क्या करते हैं दूसरे जीवों को नस तहस नहस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? चंद पैसों के चक्कर में। तो ये ऐसा करना संभव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जीव जंतु आने वाले समय में हमें दिखेंगे भी नहीं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जैव अवर्धन। देखिए बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है, कहते हैं अजैवनीकरणीय यानी कीटनाशी जैसे कि डीडीटी का फसल संरक्षण के लिए व्यापक पैमानों पर प्रयोग किया जा रहा है। ये तो आपको भी पता है कि डीडीटी जो है खुलेआम और धराधर उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में से अब आ चुका है। कहते हैं एक बार अगर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश के पश्चात इनका सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर के साथ बढ़ता ही चला जाता है। तो ये बहुत खतरनाक बात है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षण भोक्ताओं के शरीर में एक समय अवधि के अंदर इस यौगिक का संचलन हो जाता है। हानिकारक जो है जैव निम्नीकरण रसायन का कम सांद्रता में प्रवेश और खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों में और अधिक मात्रा में संचलन जैव आवर्धन कहलाता है। देखिए जो है नेक्स्ट कहते हैं कि जो डीडीटी होती है
वो जो है एक जीव अगर खा रहा है, फिर वही जीव दूसरे जीव को खा रहा है, तो जो अंतिम खाएगा उसमें डीडीटी की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कमता नहीं है, बढ़ता ही रहता है। और जो लास्ट में जाएगा तो वो बहुत ही खतरनाक और उसकी मृत्यु होना संभव हो जाएगा। यानी इसी श्रृंखला यानी खाद में प्रवेश करने की विभिन्न सत्रों को ही हम जैव आवर्धन कहते हैं, यानी इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अब देखिए इसी बात को जो है यहाँ पर एक श्रृंखला के रूप में दिखाया गया है। आप निम्न खाद्य श्रृंखला के विषय विचार करें। क्या पानी के पेल्किन चिड़िया के शरीर के डीडीटी के संदर्भ में अंतर? देखिए पानी में जो है 0.2 ppm है, लेकिन शैवाल में कितना हो गया? 77 ppm हो गया। और अगर मछली और खा गया तो उसमें क्या हो गया? 500-600 pm चला गया। और पैकिंग चिड़िया गया तो 1700 pm हो गया। देखिए ये जो है आहार श्रृंखला में बढ़ता ही जा रहा है डीडीटी की मात्रा। तो आप समझ सकते हो कि अंतिम चरण में कितना अधिक बढ़ गया है। तो ये कितना घातक सिद्ध होगा। कहते हैं पढ़े लिखे बच्चे ही, पढ़े लिखे व्यक्ति इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, कहते हैं मच्छरों के मरने के लिए प्रयुक्त की गई डीडीटी की अल्प मात्रा खाद्य श्रृंखला में प्रवेश पा सकती है और इसी संदर्भ इसकी जो है जैव निम्नीकरण प्रक्रिया के कारण सशस्त्र उपभोक्ता में काफ़ी अधिक हो सकती है। इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण जो है अंडे में कवच कमजोर होने जाने से जनसंख्या में हर्ष हो जाता है। आपको पता ही है, आपने फिल्म भी कई देखे होंगे, उसमें बताया भी जाता है कि जो पक्षियों के अंडे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता खत्म होती जा रही है। तो मैंने कहा ना इसका प्रभाव बहुत ही खतरनाक पड़ेगा, बहुत ही भयंकर पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो है जनसंख्या में कमज़ोर करेंगे और अंडे कवच जो है वो कमज़ोर होते चले जाएंगे और आने वाला समय में हमें कोई भी जीव जंतु देखने को नहीं मिलेगा। जब जीव जंतु हमें नहीं दिखेंगे तो हम कहाँ से दिखेंगे? तो यहाँ पर एक डायग्राम भी दिखाया गया जिसमें आप समझ सकते हो कि एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, फिर उसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, लास्ट में जो है सरस के रूप में गया। तो देखिए कितना जो है इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत काफ़ी खतरनाक है। ठीक है, डीडीटी का इस्तेमाल करना कई मानने में जो है जीवन की हत्या करने के समान है। उसके पश्चात दोस्तों हमारा तालिका दिया गया है औद्योगिक प्रदूषण के स्रोत। देखिए सबसे पहले तो खनन आता है। खनन में आप देखोगे तो सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत से जो आपको दिखेंगे, क्लोराइड्स, विभिन्न धातुएं सब दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लोह और इस्पात देखोगे तो ये इसमें निलंबन, ठोस पदार्थ, लोहे के साइनाइड्स, ठीक है, सल्फर, तांबक, जो ये सारे जो है प्रदूषण के कारण बनते हैं। और ये कार्बनिक जैव प्रदूषक जो होते हैं तेल, फेनॉल और नेफ्थोल में आ जाते हैं। अगर देखोगे रासायनिक पदार्थ में देखोगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के क्षार, क्लोराइड, सल्फर धातु के नाइट्रेट, फास्फोरस, क्लोरीन्स, सिलिका और निलंबित कण दिखेंगे जो कि एरोमेटिक यौगिक के कारण होते हैं। उसके पश्चात अगर औषधि निर्माण पदार्थ यानी जो है फार्मास्यूटिकल देखोगे तो इसमें देखोगे तो पेट्रोलियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक, यौगिक, विलायक, मध्यवर्ती उत्पादक, औषधि और अति जैविक एंटीबायोटिक्स भी सम्मिलित रहेगा। उसके बाद साबुन और डिटर्जेंट देखोगे जिसको हम अपमार्जक के नाम से भी जानते हैं। ये द्वितीय अमोनिया सल्फेट क्षार होती है, वर्षा अम्लीय और जो है अम्ल, ग्लिसरॉल, फास्फोर और जो हाइड्रोकार्बन के लिए संग्रहित करती है। खाद्य प्रसंस्करण में देखोगे तो अत्यधिक सड़ने वाली, आसानी से सड़ जाने वाले जैविक पदार्थ आपको नजर आएंगे। उसके पश्चात कागज और लुगदी देखोगे तो इसमें सल्फाइड, ब्लीचिंग, विजरंग जो है व्यंजन तरल दिखेंगे जो सेलुलोस, रेसे, छल और कष्ट सक्रिय कार्बनिक अम्ल को प्रभावित करते हैं। उसके पश्चात है कुछ जल प्रदूषक स्रोत तथा मानव स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव। देखिए सबसे पहले लेड आता है, सीसा, ये औद्योगिक अपशिष्ट है। इसका जो है तंत्रिका, गुर्दे और विकार, खराब होना और रक्त सतह में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। उसका टीन, अगर देखो टीन का स्रोत जो होता है औद्योगिक धूल, कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका यानी सीएनसी यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काफ़ी प्रभावित करता है और दृष्टि को भी काफ़ी प्रभावित करता है। कई बार तो दृष्टि जो है नेत्र भी चली जाती है। उसके बाद पारा है, पारा औद्योगिक विसर्जन के कारण उत्पन्न होती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परितंत्रिका तंत्र को और गुर्दा खराब हो जाता है, होठों, पेशियाँ, टांग और सूजन पड़ जाती है और धुली दृष्टि भी होने लग जाती है। उसके पश्चात है आर्सेनिक। देखिए औद्योगिक विसर्जन है, इसमें श्वसन, त्वचा कैंसर और तंत्रिका विकार उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद है निकिल। देखिए ये जो है एरोसोल्स औद्योगिक धूल होती है जो कि फुफ्फुस विकार और त्वचा शोध के जो है काफ़ी प्रभावित करती है। उसके बाद कैडमियल्स होती है जो औद्योगिक विसर्जन यानी गुर्दे खराब होना, फुफ्फुसी और कंकाल रोग उत्पन्न होती है। देखिए इसमें यूरेनियम, थेरोनियम और सीजियंस जो होती है रेडियोधर्मी अपशिष्ट होती है जिसकी वजह से त्वचा कैंसर हो सकती है और त्वचा कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण भी यही बनती है। तो यहाँ पर जो जल प्रदूषण के रोकथाम का नियंत्रण, देखिए ये काफ़ी मायने इंपॉर्टेंट है। कहते हैं नदियों में विसर्जित और पहले औद्योगिक वहीवल का उपचार करने के बाद ही नदी और वशिष्ठ मल को जो है पृथक चरण बनाकर किया जा सकता है।
नदी, झील और तालाबों के पानी को जो है कपड़े धोकर, नहाने आदि से प्रदूषण न होने देकर भी किया जा सकता है। जो अगर हम समझदार बन जाएंगे तो जो है जल प्रदूषण होना संभव नहीं होगा। कहते हैं खुली नलियों में खाद्य पदार्थ के अपशिष्ट, कागज, जैव निम्नीकरण, वनस्पति, साग सब्जी और प्लास्टिक न डालकर भी हम इसको कई मायने में रोक सकते हैं। वैध मल उपचार संयंत्रों को स्थापित करके भी कर सकते हैं। घरों में जो है सेंट्रिक टैंक जो होती का निर्माण करके मल एवं अन्य विसर्जित को सीधे बाहर न निकलने से रोक सकते हैं। आश्वनीय अपशिष्ट वही के ठोस अपशिष्ट जिसमें कार्बनिक पदार्थ आते हैं को वायु गैस संयंत्रों में प्रयोग करके विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो जल प्राणियों में जो विसर्जित किए जाने वाले विशिष्ट और सुरक्षा मानकों का निर्धारण या रख रखाव करके भी इन चीज़ों को जो रोका जा सकता है। उसके बाद जो है वहित मल के उपचार यानी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के द्वारा भी इसको रोका जा सकता है। वहित मल सीवेज के उपचार आधुनिक तकनीक द्वारा किया जाता है, जिसके 3 पद होते हैं: प्राथमिक उपचार, द्वितीय उपचार एवं तृतीय उपचार। यहाँ पर आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो चित्र में देखोगे जलिका दिखाया गया, प्राथमिक कक्ष दिखाए गए हैं, प्राथमिक अवसाद टैंक दिखे गए हैं, एक्रेंट टैंक दिखे गए हैं और इसी तरह जो है आगे ये बढ़ रहा है। और ये बढ़ते बढ़ते जो है आगे कई जगहों पे आ गया है, जिसमें क्लोरोसिनल टैंक आ गया, हल्की दार वाली परत का वाष्पन, लेगुम्स दल जो है द्वितीयक, यानी इस प्रकार जो है वहित मल का उपचार किया जा सकता है। इसमें आता है प्राथमिक उपचार में देखिए वहित मल को एक घर्षण प्रक्रिया से जो है गुजारा जाता है। उसके बाद इसे कई अवरोध कक्षों से गुजारा जाता है और इसे चूना मिलाकर उदासीन निमग्न बना दिया जाता है। इस उदासीनकृत वही मल में बहुत अधिक संख्या में रोगजनक व गैर रोगजनक जीव अथवा पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं, जिसमें प्राथमिक उपचार में किया जाता है। द्वितीय उपचार में क्या होता है, इसमें उदासीन वही के एक जो है रिएक्टर यानी USAB में यानी अब फ्लो एनारोबिक्स स्टेम ब्लैंकेट में अर्ध संपर्क प्रभावत्र निरपेक्षण आपक आवरण से गुजारा जाता है और इस रिएक्टर में अवायवीय जलीय और जैव निम्नीकरण पदार्थ को उदासीन यानी वही स्वत्र में निम्नीकृत कर देते हैं। इस प्रक्रिया में जो है दुर्गंध मशीन निकलते हैं यानी दुर्गंध व मीथेन निकलते हैं जो वही मल से जीव स्वच्छ जल में परिवर्तित हो जाता है और इस जल को वायु मिश्रण कक्ष में भेज दिया जाता है। यहाँ इनमें वायु बैक्टीरिया मिलते हैं और इस प्रक्रिया को जैविक द्वितीयक उपचार भी कहते हैं। उसके पश्चात तृतीय उपचार के बाद प्राप्त जल अभी भी पानी के लिए उपयुक्त नहीं होता है, यानी द्वितीय उपचार के बाद जो है प्राप्त जल अभी भी पीने के लिए अनुपयुक्त तो रहता है, यानी उसको पिया नहीं जा सकता। इसका और अधिक शुद्धिकरण करने की आवश्यकता होती है। ऐसे तृतीय उपचार द्वारा किया जाता है। जो रोगनाशक क्रियाएं हैं जिसमें रोगनाशक व अन्य घुले हुए कार्बनिक ठोस को हटा दिया जाता है और फिर जो है क्लोरोनेशन, वाष्पन और विलयन अवशोषित विधियों को अपनाकर शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। तो देखिए ये भी एक तकनीक है जिससे हम शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ये देखने में और सुनने में बहुत ही भद्दा है, लेकिन ऐसे प्रक्रिया गुजारी जाती है। तो क्या करें, आज के समय हमने जल को ऐसे दूषित कर दिया है कि वो तो हम तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो आने वाला समय में सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू ही जो वाटर मिलेगा वही पीने लायक बन जाएगा। तो दोस्तों अभी भी समझने का समय है, अभी भी जागने का समय है। अगर अभी न जागे तो शायद कभी भी नहीं जाग पाओगे।